आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा मोहतरम जनाब ए रहमान साहब से। कल कुंवर दानिश अली ने एक ट्वीट किया, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, और उन्होंने लिखा कि ऐसा लग रहा है कि देश में एक ऐसी पॉलिसी चल रही है कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए और मुस्लिम मुक्त विधायिका हो जाए। ये बात उन्होंने कही कि जब खबर आई कि अब अफजाल अंसारी की भी सदस्यता जो लोकसभा की है वो जा सकती है, क्योंकि इससे पहले आजम खां की गई और भी कुछ नाम है। तो बहरहाल ये सब पूरा है क्या मामला, और इस पर हम बात करेंगे रहमान साहब से। रहमान साहब, ये जो कुंवर दानिश अली ने एक बात कही, बात बहुत बड़ी कही कि एक ऐसी लग रहा है पॉलिसी चल रही है। पहले हम बात करेंगे अपोजिशन मुक्त भारत। क्या जी। ऐसा डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र और जमहूरियत में क्या मुमकिन है? देखिए, मुमकिन और नामुमकिन तो सानवी हैसियत का सवाल है या हम्म, ख्याल है। हम्म, बुनियादी बात यह है, हम्म, मुझे नहीं मालूम कुंवर दानिश अली साहब ने किस मूड में या किस ख्याल के तहत हाँ, ये कहा। हाँ, हो सकता है वो इसके पस मंजर से वाकिफ भी हो, हाँ, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत जो है हाँ, और इसकी जो पॉलिसियां हैं हम्म, वो सारी पॉलिसियां फासिस्ट हैं। अच्छा, अगर आप फासिज्म की तारीख पढ़ें हाँ, जो मुसोलिनी से शुरू हाँ, होती है, हाँ, हाँ, तो आप उसमें ये तमाम चीजें देखेंगे, जिसमें अदलिया पर गलबा, हाँ, गासिबाना कब्जा, सहाफियों पर यानी मीडिया पर गासिबाना कब्जा, मुकम्मल कब्जा, जी जी जी, तालीमी निज़ाम पर मुकम्मल कब्जा, हाँ, 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 और हाँ, अपोजिशन का कला कमा, अपोजिशन कतई तौर पर खत्म। ये फासिस्ट पॉलिसी है। हिटलर ने भी यही पॉलिसी अपनाई, वो बिल्कुल मुसोलिनी के नक्शे कदम पर चला हर तरह से। लेकिन अभी हमने देखा कि इजराइल ने भी एक ऐसा किया था कि अदलिया पर कब्जा कर लिया जाए, एक ऐसा लॉ वहां पे पास किया, जी और वहां इतना ज्यादा जो है हंगामा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा कि इजराइल में मतलब लोग सड़कों पे आ गए, फौजें सड़कों पे आ गई, जी। और आखिर में नेतन्याहू को अपना फैसला वापस लेना। तो क्या ये इतना आसान है हिटलर बनना? देखिए, कम से कम हिंदुस्तान जैसे बड़े और वसी मुल्क के लिए जो, और आपको आप जानते ही हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस मुल्क बन चुका है हिंदुस्तान, चीन इसमें से भी कोई शक ज्यादा नहीं, आबादी हो गई। आबादी है जी। तो इतने बड़े मुल्क पर इस तरह से कब्जा कर लेना, उसके तमाम इदारों पर, और अपोजिशन को कतई तौर पर खत्म कर देना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सारी कार्रवाई हो रही है उसी समत में। अच्छा, और क्योंकि देखिए, अपोजिशन को खत्म करने से मकसद क्या होता है? अगर कोई मुतलकुल अनान किस्म का फर्द है या कोई मुतलकुल अनान जमात है जो ये चाहती है कि उसी की पॉलिसियां नाफिज हो जाएं, वो जो चाहते हैं वही हो, जो कानून वो चाहे बनाएं, जिस तरीके से चाहे राज करें, तो जाहिर है कि वो सबसे पहली कोशिश उनकी यही होगी कि उनकी पॉलिसियों का, उनके इरादों का, उनके मंसूबों की कोई मुखालफत ना करे। अब वो मुखालफत से बचने का तरीका क्या है? वो सिर्फ ये है कि आप कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा फर्द, कोई ऐसी जमात छोड़े ही नहीं जो आपकी मुखालफत कर सके। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कानून साज, यानी हमारी पार्लियामेंट मुकन्नना, जहां आवाम के नुमाइंदे होते हैं, और वहां पर हर चीज के लिए, हर काम के लिए बहस जरूरी है। वो बहस जो बरसर इक़्तिदार पार्टी और हिज़्ब मुखालिफ के दरमियान होती है, अब उस बहस से बचने का एक यही तरीका है कि वो शाखी न रहे जिस पे आशियाना है। नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग वाकई इतने दानिश्वर हैं, इतने समझदार हैं कि इस तरीके की चीजें जो है कर लेंगे, या इसमें दानिश्वरी कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है? नहीं, देखिए, मुतलकुल अनान किस्म की हुक्मरानी के लिए दानिश से ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, हाँ, जो इन्होंने हासिल कर रखी है। और जाहिर है कि ताकत जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा। अच्छा, कई बार तो ये रहमान साहब डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ये सब इमारतें बन रही हैं, कि कहीं 2024 का चुनाव ही ना हो और कुछ ऐसा हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? वैसे आपका ये खदशा बेबुनियाद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन लोगों की जो जहनियत है
और आम तौर पर डिक्टेटर किस्म के शख्स की या मुतलक़-उल-अनान किस्म के एक आमिराना मिजाज रखने वाले हाकिम की जहनियत यही होती है कि उस खतरे को आने से पहले या उस वाक़े को सरजद होने से पहले, वाक़े होने से पहले कुचल दिया जाए, उसके इम्कान को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो बहुत मुमकिन है, अगर ये जो इस वक्त गर्मा गर्मी है हालात की और जिस तरीके से सियासी गर्मी बढ़ती चली जा रही है, आपको क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी जैसा लीडर कद्दावर, उसको एक मामूली से मामले में और उसकी सदस्यता का रद्द किया जाना, ये क्या मतलब कोई ऐसी चीज है कि जिसको हम ये समझ लें कि बहुत मामूली चीज है, या इसको किस तरीके से नहीं, इसको आप एक अलामत के तौर पे लें, इन लोगों, बल्कि मैं कहूंगा कि सबूत के तौर पर लें इन लोगों के मंसूबों की, इन लोगों की जहनियत की, आगे के लिए इनका क्या विजन है मुल्क के बारे में, हुकूमत के बारे में, उसके सबूत के तौर पर लें कि ड्रंक विद पावर, यानी इख्तिदार के नशे में चूर, वो कुछ भी कर सकते हैं और उसमें किसी किस्म की सियासी अखलाकियात, माशी अखलाकियात, अवाम के जज्बात वगैरह 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 का कोई जिक्र नहीं होता, कोई असर नहीं होता, कोई हिस्सा नहीं होता, कोई किरदार नहीं होता। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें हो सकती हैं। अब देखिए, आम आदमी भी जानता है कि आज अदलिया आजाद नहीं है। जो सबसे बड़ा रखवाली का कुत्ता, जिसको अंग्रेजी में वॉच डॉग कहते हैं, जमहूरियत का, आईन का, कानून का और लॉ एंड ऑर्डर का, तो जब उसी के गले में पट्टा डाल दिया गया है और काफी हद तक डाल दिया गया है, तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है भाई? देखिए, अदलिया ही ये फैसला करती है कि आपका कोई अमल, आपका कोई मंसूबा, आपका कोई प्लान, आपका कोई कानून आईन से बाहर तो नहीं है, आईन की तय करदा मुकर्रर करदा हुदूद से बाहर तो नहीं है, जिसको अल्ट्रा वायरिस कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब वो अदलिया ही अगर उनके हाथ में हो या उनके कंट्रोल में हो। आपने देखा कि अदलिया की आप बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया और कहा कि जो हेट स्पीच है, जिस तरीके की बातें की जा रही, उनके खिलाफ मतलब फौरन जो FIR दर्ज की जाए, कोई पार्टी हो, किसी मजहब का कुछ हो, क्या इसको। और वो बार बार आपने देखा होगा कि और अभी जो एक संसद है जिनका मामला चल रहा है महिला पहलवानों का और जंतर मंतर पर, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस को हिदायत दी कि आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, और FIR दर्ज की गई। तो कैसे मतलब फिर आप देखिए, हेट स्पीच का जहां तक मामला है, वो मामला कानूनी है और वो एक तरह से देखा जाए तो एक समाजी उसके असरात हैं और वो सोशियो पॉलिटिकल, उसको मैं अंग्रेजी में कहूंगा, एक सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम के तौर पे सामने आया और लाकानूनियत का एक मसला। तो उस पर उन्होंने जिस तरीके का रद्द-ए-अमल जाहिर किया या जो अहकामात वगैरह भी जारी किए, जो अपने मुशाहिदात, वो इतनी अहमियत नहीं रखते जितनी एक सियासी ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है, जो बरसर इख्तियार पार्टी के जरिए, वो कहीं ज्यादा उससे खतरनाक है। और दूसरी चीज एक और मैं कहूंगा, और भी कई फैसले और अहकामात चंद्रचूड़ साहब ने बहुत अच्छे जारी किए हैं, लेकिन अगर मैं साफ अल्फाज में कहूं तो इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस साहब की हैसियत सुप्रीम कोर्ट के इस भाड़ में अकेले चने की है। वो जो मुहावरा है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, बताइए। तो एक लोन वॉइस जिसको कहते हैं, लोन वॉइस ऑफ रीजन। मैंने इसलिए रहमान साहब कहा क्योंकि भी बिल्किस बानो का भी मामला जब आपने देखा होगा कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन लिया। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो स्टेट गुजरात की गवर्नमेंट को, उनको नोटिस किया कि आप कैसे ये कर सकते हैं, और अगर आप इसको कुछ नहीं करते तो मुझे खुद जो है फैसला लेना पड़ेगा। तो अभी आप अदलिया को या सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से, क्या हम ये ट्रैप में पूरी तरीके से है क्या? ये देखिए, पूरी तरीके से तो नहीं है, मैंने कहा ना कि पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन ऐसा होने में कोई देर भी नहीं है, क्योंकि जो इख्तिदार, जिस सतह का इख्तिदार इस वक्त इन लोगों के हाथ में है और जिन वजूहात की बिना पर है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जो इख्तिदार है उसको तो मानना पड़ेगा।
कि वो एब्सोल्यूट है। और एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, अंग्रेजी में कहा जाता है ऑल पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी इख्तिदार आपको बददियानत तो कर देता है, हर किस्म का इख्तिदार आपको बेईमान बना देता है, करप्ट कर देता है। और अगर वो मुतलक हो इख्तिदार तो आप मुतलकन बेईमान हो जाते हैं फिर, क्योंकि फिर आपको किसी का डर नहीं है। नहीं, लेकिन इस सरकार को तो हम ये बात नहीं कह सकते कि बेईमान, क्योंकि न खाऊंगा न खाने दूंगा। खैर, ये दूसरा एक टॉपिक हो जाएगा। विपक्ष मुक्त की बात हम लोग कर रहे थे, अपोजिशन का। तो अपोजिशन का क्या इसमें, क्या जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, नीतीश कुमार को आपने देखा कि नीतीश कुमार ने मुलाकात की पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से, और उसके बाद उन्होंने फिर एक सिलसिला शुरू किया अरविंद केजरीवाल से, सीपीएम के लीडरान से उन्होंने, फिर उसके बाद अभी ममता बनर्जी से, और फिर अखिलेश यादव से। ये जो मुलाकात है, हालांकि मैंने एक सवाल उठाया कि क्या मायावती से मिलेंगे, क्या असदुद्दीन ओवैसी से मिलेंगे। और फिर हमने अभी ये खबर आई कि एक मीटिंग हुई तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी और जो हमारे बदरुद्दीन अजमल हैं, उनको ये हुआ कि भाई शामिल कर लो। लेकिन उसमें अखिलेश यादव ने ही शायद एतराज किया कि इनको शामिल न किया जाए। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या अपोजिशन में अभी उतना दम है कि ये जो डिक्टेटरशिप या जो आप कह रहे हैं जो हो रहा है, इसको रोक सके? अभी है दम? देखिए, इस वक्त की जो कैफियत है अपोजिशन की, तो उसमें तो हम नहीं कह सकते, ना ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि अपोजिशन में ऐसा दम है कि वो इस सैलाब को रोक ले, क्योंकि अपोजिशन टुकड़े टुकड़े है। अब अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। ये वही पुरानी मिसाल में दूंगा कि जिस बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने 7 बेटों के हाथ में 7 छड़ियां थमाई इकट्ठी और कहा इनको तोड़, वो नहीं तोड़ सके, और अलग अलग सबने उसको फौरन तोड़ दिया। तो अपोजिशन की हालत इस वक्त उसी तरह की है कि वो कतई तौर पर मुंतशिर हैं। हाँ, अगर वो मुत्तहिद हो जाते हैं और मुत्तहिद होकर अपना एक निशाना मुकर्रर कर लेते हैं अपने मफादात से ऊपर उठकर, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, तो अभी सतपाल मलिक ने तो बाकायदा जो है इनको वार्न किया जी कि अगर ये नहीं गए जी तो तुम नहीं रहे। भाई देखिए, उस वार्निंग की इतनी ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं है, वो सिर्फ सतपाल मलिक का एक खुलूस तो जरूर जाहिर करती है मौजूदा सूरत हाल के बारे में, जो मखदूश सूरत हाल है, मौजूदा सियासी सूरत हाल। लेकिन ये बिल्कुल सामने की बात है। क्या अपोजिशन वाले जितनी भी ये पार्टियां हैं खुद नहीं समझ रहे हैं कि हम अपनी अपनी जगह इस तरह मुंतशिर रहते हुए, गैर मुत्तहिद रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए और वहां कहा कि जो ईडी हो, सीबीआई हो, या जो और एजेंसीज हैं, इनकी सारी 95% जो कार्रवाई है वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ है। इसका मतलब ये जानते तो ही हैं। तो फिर ये जब जानने के बावजूद ये क्यों है? क्या वही है क्या कि पैकेट पे ये लिखा रहता है कि सिगरेट पीना जो है वो बहुत हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, तब इसके बावजूद लोग पीते हैं। क्या वो सूरत है? बिल्कुल वही सूरत हाल है। और ये क्योंकि आज का मामला तो है नहीं, 2014 के इलेक्शन के बाद और 2014 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो अपोजिशन के इसी इंतशार की वजह से हुआ। इसी इंतशार का, इस बात को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि बेईमानियां हुई और ईवीएम का नाजायज इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये तो हकीकत है कि महज 31% वोट लेकर 2014 में बीजेपी ने हुकूमत बना ली, क्योंकि सारा वोट जो था, जो बीजेपी मुखालिफ वोट था, वो बिल्कुल मुंतशिर हो गया इन अपोजिशन पार्टीज के मुंतशिर होने की वजह से। बिल्कुल, इसीलिए हुकूमत बन गई। और इसमें मैं ये भी कहूंगा आपसे कि उस वक्त जो कांग्रेस ने जो रोल अदा किया वो बहुत शर्मनाक रोल था। कांग्रेस की जो उस वक्त सूरत हाल थी उसको देखते हुए तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये बीजेपी ने हुकूमत बनाई नहीं है, कांग्रेस ने एक प्लेटर में, एक खान में सजा कर हुकूमत। जी, ये मैंने लिखा भी था। जी हाँ। तो अच्छा, बस आखिरी इसी का विपक्ष ये, ताकि ये जो अपोजिशन है इसका पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाए, कि क्या अभी गुंजाइश है अगर ये सब मुत्तहिद हो जाएं तो क्या इस सैलाब को या 2024 के हालात को रोका जा सकता है? क्या अभी देखिए, सियासी मिट्टी तो बहुत नम हो चुकी है। ये जो हालात अब तक देखे, खुसन दूसरी मर्तबा 2019 में हुकूमत के बनाने के बाद से अब तक हुकूमत ने जो कुछ भी किया है और मुल्क के जो हालात कर दिए हैं, उसको देखते हुए
जो शिद्दत के साथ एहसास आया है, पैदा हुआ है अपोजिशन और पुलवामा में पार्टी तो और बहुत पुलवामा, डैमेज किया है। जी पुलवामा भी उसका एक बहुत अहम हाँ। अंसर है। उसको देखते हुए मैं कह रहा हूं कि मिट्टी नम तो बहुत हो चुकी है, और अगर इसमें एक कायदे से मंसूबाबंद तरीके से बीज डाल दिया जाए तो वो एक सरसब्ज पौधे की शक्ल में बरामद होगा 2024 के तो इलेक्शन के मतलब जो बाद। अपोजिशन मुक्त है वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा हो ही जाएगा, यानी बच जरूरी सकता नहीं है, इनकी किला बच कोशिश, सकता है जी बिल्कुल बच अपोजिशन सकता है। कोशिश और ख्वाहिश उनकी वही है और उनकी पॉलिसी वही है, फासिस्ट पॉलिसी है। लेकिन अगर इस बात का इदराक, जो कि हो भी चुका है अपोजिशन पार्टीज को, उस इदराक के बाद उस एहसास के तहत मुत्तहिद होने की कोशिश कर लें और 75-80% भी मुत्तहिद हो जाएं तो भी ये हालात बदल सकते हैं। तो ये हमने बात अभी की कि अपोजिशन मुक्त भारत, लेकिन एक बात और जो और सवाल था कि विधायिका मुक्त मुस्लिम मुक्त विधायिका, जी ये क्या है? क्या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार में इस वक्त मोदी कैबिनेट में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। एक मुख्तार अब्बास नकवी थे, वो भी खत्म हो गए, उनको हटा दिया गया। तो मतलब ये क्या अलमिया नहीं है कि 20% नहीं 20% या मान लें या कह लें 17-18% मुसलमान है, और अगर 453 सीटें जो हैं 553 सीटें, तो उसमें मतलब एक भी हुकूमत भाई, में नहीं। इसमें देखिए मैं यही कहूंगा कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, मैं तो हरगिज हैरान नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम मुक्त विधायिका जो है वो हिंदुत्व वाले एजेंडा का हिस्सा है और खुल्लम खुल्ला तरीके से है, वो कोई खुफिया एजेंडा नहीं है। आप याद कीजिए कि गुरु गोलवालकर ने क्या लिखा था अपनी किताब में। गुरु गोलवालकर ने बल्कि ये मंत्र दिया था, ये फॉर्मूला दिया था कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व की राह में सिर्फ 3 रुकावटें हैं, कम्युनिस्ट, ईसाई और मुसलमान। अब जाहिर है कि उन 3 रुकावटों में सबसे बड़ी रुकावट तो मुसलमान ही है, और खा उन्होंने किसी हद तक मुसलमानों को दबा दिया हो या अपने फेवर में कर लिया हो, या मुसलमान बेजमीर किस्म के हमारे अकाबरीन और रहनुमा और रहबर बिक गए हों या शामिल हो गए हों जाके उनमें, उससे भी कतई नजर इनके एजेंडे का ये हिस्सा है कि मुसलमान हिंदुत्व की राह में क्योंकि एक रुकावट है, इसलिए मुसलमान को हर उस जगह से हटा दिया जाए जहां पर हिंदुत्व की पॉलिसी का निफाज किया जाना है। और जाहिर है उसमें विधायक की जो है वो कितना अहम किरदार अदा करती है, कितनी अहम चीज है, बुनियादी चीज वही है। लेकिन देखिए बीजेपी से भले न जीत के आते हों, लेकिन जो और अपोजिशन पार्टियां हैं उनसे तो जीत करके आई हैं। अब महज क्या आजम खां की अगर नहीं मान तो लीजिए अगर चली गई दूसरी रुकनीत देखिए, या अफजाल की, तो क्या इससे वो इनफरादी किस्म के केसेस हैं कि जहां पहले से टारगेट कर लिया गया, आजम खान को जैसे कर लिया गया था, या अभी हाल ही में अतीक वगैरह को, अफजाल को टारगेट बना लिया। लेकिन आम हालात में अगर किसी दूसरी पार्टी से, किसी अपोजिशन पार्टी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आता है तो उसको अंदर दाखिल होने से मना थोड़ी किया जा सकता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई ऐसी तब्दीली ना कर दी जाए कि मुसलमान को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल ही नहीं है। लेकिन रहमान साहब देखिए ये अलमिया तो है कि हम देखिए क्रिमिनल को या माफियागिरी को, इसको हम हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर और कोई नहीं है। ये सैयद शहाबुद्दीन बिहार में वो खत्म, जी हाँ यूपी में मुख्तार अंसारी, आजम खां को माफिया नहीं कहते, लेकिन ये कि एक बड़ा सियासी चेहरा था यूपी मुस्लिम जी का। जी जी और या अतीक अहमद को भी अगर आप देख लें तो भाई हर सियासतदान जो है वो कोई शरीफ तो होता नहीं है, लेकिन ये खैर ज्यादा बड़े तो थे, लेकिन उनको आप देखिए सब के किले जो है वो ढा दिए गए। तो जब क्या आप ये कोई मंसूबा बंद है या फिर ये बिल्कुल मंसूबा बंद है, मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये इनके एजेंडा का हिस्सा है। और जब आप मुस्लिम कैंडिडेट की, मुस्लिम उम्मीदवार की या मुस्लिम विधायक की बात जब करते हैं तो उसमें आप उस विधायक का जाती किरदार नहीं जेरे बहस लाते। वो हो सकता है मुजरिम हो, कितने ऐसे सियासत, इस वक्त आपको मालूम है 400 ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और 150 तो बहुत संगीन और है। 150 ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ संगीन केसेस हैं, मुकदमे हैं। तो क्या कहेंगे आप इसको? तो यही कुंवर दानिश अली ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि जो गैर मुस्लिम है या इस तरीके के, तो उनके तो आप बढ़ाते चले जाएंगे, गैर मुस्लिम भी बल्कि बीजेपी के या हुकूमत में के लोग जी जो हैं, जी
तो उनके मुकदमे तो देर तक चलेंगे, लेकिन जो मुस्लिम है या इस तरीके उनके जो है या अपोजिशन उनके मुकदमे फैसल होंगे और उनको सजा दे दी जाएगी। तो बात वहीं आ जाती है कि क्योंकि ये एजेंडा का हिस्सा है कि मुसलमानों को हटाया जाए जहां पर भी वो हैं और उसके लिए कोई भी तरीका इख्तियार किया जाए। तो एक, जो एक आखिरी बात है जी रहमान साहब कि मान लीजिए जिस तरीके का हंगामा हो रहा है हिंदू राष्ट्र और ये वो तमाम बातें, मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये जो 20, 25, 30 करोड़ जो भी कह लीजिए मुसलमान हैं, इनका क्या होगा? मतलब क्या आपको लग रहा है कि क्या कोई ये इनका समुंदर वो में फेंक होगा देते हैं? नहीं, एक चीज है जिसको कहा जाता है सेकंड क्लास सिटीजन, हाँ, और ये इस्तिलाह भी हिटलर के जमाने की इजाद है। तो इनके उस एजेंडा लेकिन वो तो में चल नहीं पाया हिटलर वाला। भाई, अब सवाल ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि हर वो चीज जो चल नहीं पाई हाँ, उसको हाँ, दोबारा नाफिज ना किया जाए या दोबारा उसके सिलसिले में कोशिश ना की जाए। हाँ, हाँ। बल्कि इन पॉलिसी है तो यही कि वो तमाम चीजें जो नहीं चल पाई हम चलाएंगे। लिहाजा वो ख्वाहिश ये है कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रहे हैं, उनको वोट देने का हक ना हो बस। और हाँ, इस सिलसिले में भी गोलवालकर साहब एक फार्मूला दे गए हैं कि मुसलमानों के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो हिंदू समाज में विलीन हो जाएं, जम हो जाएं, एक तरह से कहा जाए यही तो मुमकिन है। हिंदू हो जाएं, और या वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब 20-25 करोड़ आदमी मुल्क छोड़कर ना तो जा सकते हैं और ना तमाम महज़ब अक़वाम जो हैं बशमूल यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा का, बल्कि इंटरनेशनल लॉ है, ये एक बैनुल अक़वामी कानून है जिसके तहत आप एन मास लोगों को मुल्क से नहीं निकाल सकते इकट्ठा। नहीं, यानी वो निकालने को छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या चीनी की तरह ये घुल भी सकते हैं जैसे वो कह रहे भाई, हैं? अब ये मामला जो है इसके सिलसिले में आप सिर्फ अंदाजे कायम कर सकते हैं कि वो विलीन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और होंगे तो किस हद तक होंगे। और ये इस बात पर मुनहसर है कि क्या ये हुकूमत अभी 10-20 साल और कायम रहेगी। अगर 2024 में ही इसको कोई बहुत बड़ा झटका लग गया तो बहुत सारी सियासी तब्दीलियां भी मुमकिन है। चलिए बहरहाल रहमान साहब, तो हमने दो बड़े अहम मौजू पे बात की, जैसा कि हमने कहा कि कुंवर दानिश अली ने ट्वीट किया और कहा कि ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका, इस पर हमने बात की और आपने देखा कि रहमान साहब ने बड़ी अच्छी पूरी वजाहत के साथ बात की है। तो बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे, और हम ये जो महासंग्राम 2024 है यही इसका ये सिलसिला भी है, और हम देखेंगे कि आखिर होता क्या है, क्या वाकई विपक्ष खत्म होता है और मुसलमान बेअसर हो जाते हैं। शुक्रिया।